पीड़ा दिल छू लेने वाली कहानी। असहनीय पीड़ा के बाद जब नीलम ने लड़की को जन्म दिया तो उसे नर्स की बुझी सी आवाज सुनाई दी, बेटी हुई है। सुनते ही नीलम के चेहरे पर शांति के भाव छा गए। उसे याद आया प्रसव के लिए अस्पताल आते समय पड़ोस की शांति काकी ने कहा था, एक बेटी तो तुम्हारे पहले ही है, इस बार बेटा लेकर आना। नीलम मुस्कुरा दी। अपनी मर्जी से बेटा या बेटी को जन्म देना स्त्री के बस में होता तो उसे इतनी तकलीफ क्यों सहनी पड़ती। और अगर ऐसा हो भी सकता तो नीलम बेटे को नहीं बल्कि बेटी को ही जन्म देती। ना जाने हर किसी को लड़के की ही चाह क्यों होती है। और ये शांति काकी कितनी छोटी उम्र में विधवा हो गई थी। फिर अपने दो छोटे छोटे लड़कों को पढ़ाने लिखाने व बड़ा करने में अपनी सारी उम्र निकाल दी उन्होंने। लेकिन आज हालत ये है कि इसी शहर में रहते हुए भी दोनों लड़के अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग मकान में रहते हैं। इतना कुछ सहने के बाद भी काकी मुझसे कहती हैं कि दूसरा लड़का हो जाए तो नीलम का ध्यान रखेगा, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर नीलम अपने बारे में सोचने लगी। 3 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी वो। पिताजी एक जाने माने जज थे। चारों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई थी उन्होंने। पढ़ाई के विषय चुनने की बात हो या बच्चों के विवाह की, माँ बाबूजी ने कभी बच्चों पर अपना निर्णय नहीं थोपा। बड़े भैया डॉक्टर बनते ही दुबई चले गए और साल भर बाद ही एक विजातीय लड़की से विवाह कर लिया। अम्मा बाबूजी जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने भी खुशी खुशी भाभी को बहू का सम्मान दे दिया। भाभी के मायके के सभी लोग दुबई में ही रहते थे, सो बड़े भैया का भी धीरे धीरे घर आने का उत्साह कम होता गया। पूरे परिवार पर अपना असीम प्यार उड़ालने वाले बड़े भैया धीरे धीरे घर वालों के लिए अजनबी होते गए। मंझले भैया जब इंजीनियर बने तो 1 साल तो यहीं अपने देश में नौकरी की उन्होंने, लेकिन फिर वह भी विदेश जाने को उतावले हो उठे। अम्मा ने उनकी पसंद की लड़की से ही उनका विवाह करवाया और विवाह के तुरंत बाद वे भी विदेश चले गए। बड़े भैया ने तो पहले ही घर आना जाना बंद कर दिया था। बस होली दिवाली के समय फोन पर सभी का हालचाल पूछकर घर वालों के प्रति अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते थे। अब मंझले भैया भी भाभी के साथ साल में 1 माह की छुट्टी पर भारत आते तो अधिकतर छुट्टियां दूसरे शहर में रहने वाले अपने साले सालियों व ससुराल वालों के साथ ही गुजारते। मुश्किल से 1-2 दिन के लिए ही मेहमान की तरह अपने घर आ पाते। बहुएं तो खैर पराया खून थी, लेकिन अपने दोनों बेटों का ऐसा परायापन देख अम्मा अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। इसी मानसिक पीड़ा के कारण उन्हें उच्च रक्तचाप के साथ साथ दिल की बीमारी भी हो गई। इसी बीच नीलम का भी विवाह हो गया। दोनों भैया भाभी विवाह से मात्र 2 दिन पहले आए और विवाह समाप्त होते ही चले गए। उनके इस व्यवहार से छोटा भाई कार्तिक इतना आहत हुआ कि उसने विवाह न करने की ठान ली। विवाह के बाद नीलम भी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई और एक प्यारी सी बेटी की मां बन गई। बाबूजी भी सेवानिवृत्त हो गए थे। बेटे बहू के स्नेह को तरसती अम्मा को देखकर बाबूजी भी दुखी रहने लगे थे। सबसे छोटा कार्तिक भैया भी डॉक्टर बनके स्थानीय अस्पताल में नौकरी करने लगे थे। अम्मा की बीमारी का वास्ता देकर नीलम व उसके पति ने आखिरकार कार्तिक को विवाह के लिए मना ही लिया। अनेक डॉक्टर लड़कियों के प्रस्ताव को अनदेखा कर कार्तिक ने जूही जैसी घरेलू लड़की से विवाह किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि दिवाली पर बड़े भैया का फोन आया। फोन जूही ने उठाया। उन्होंने जूही से कहा, कार्तिक डॉक्टरी पढ़कर भी वहाँ एक मामूली सी डॉक्टरी नौकरी कर रहा है। यहाँ बहुत पैसा है, उसे कहो यहाँ आकर नौकरी करे। तब से जूही और कार्तिक में तानातनी रहने लगी। कार्तिक विदेश नहीं जाना चाहता था और जूही यहाँ नहीं रहना चाहती थी। घर में काम करने बाई आती थी
जो झाड़ू पोछा बर्तन व कपड़े धोने का काम करती थी, यहाँ तक कि रोटियां भी सेक देती थी। लेकिन जूही का कहना था कि उसके दोनों जेठ जेठानी विदेश में मौज कर रहे हैं और वह कार्तिक के माता पिता व उनके रिश्तेदारों की सेवा में पिसी जा रही है। घर में बढ़ते तनाव को देखकर माँ ने दिल पर पत्थर रखकर कार्तिक को विदेश जाने की इजाजत दे दी और दुखी मन से कार्तिक जूही को लेकर विदेश चला गया। वहां पहुंचने के साल भर बाद ही कार्तिक ने अम्मा बाबूजी को विदेश बुला लिया। अम्मा बाबूजी के विदेश जाने पर नीलम और उसके पति ये सोचकर निश्चिंत हो गए कि बेटे बहू व पोते पोतियों के साथ उनका मन लग जाएगा। लेकिन 2 माह बाद जब अम्मा बाबूजी वहां से लौटे तो बहुत कमजोर और निरीह से लगे। अम्मा ने बताया कि वहाँ तीनों बेटे अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। बेटों को काम से फुर्सत नहीं है। सबसे पहले वह सामान समेत बड़ी बहू के घर रुके, लेकिन बड़ी बहू ने 3-4 दिन बाद ही उन्हें मंझली बहू के घर पहुंचा दिया। छोटी बहू तो उनके वहाँ आते ही अपने मायके चली आई। दोनों बेटों के यहाँ उनकी स्थिति अनचाहे मेहमान सी हो गई थी। बहुएं बिना चुन्नी के पारदर्शी कपड़े पहने घूमती रहती। बाबूजी तो शर्म के मारे कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। अम्मा बाबूजी को पुराने जमाने का बताकर बहुएं उनकी खूब खिल्ली उड़ाती। एक दिन बड़ी बहू ने अम्मा को सुनाते हुए मंझली से कहा, यहाँ रहने की ऐसी आदत पड़ गई है कि भारत के मकान में तो अजीब सी घुटन लगती है। मंझली ने नेहले पर दहला जड़ा, मैं तो कभी भी उस मकान में रहने की सोच ही नहीं सकती। और भी कई छोटी छोटी बातें अम्मा बाबूजी ने बताईं, जिन्हें सुनकर नीलम ही अम्मा बाबूजी को कुछ दिनों के अंतराल में आकर देख जाती थी। एक दिन बाबूजी भरे गले से उससे बोले, बिटिया तू अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ हमारी भी जब तब देखभाल करती है। हमारी जिंदगी का क्या भरोसा, तेरे भैया भाभी में से तो कोई इस मकान में रहेगा नहीं, इसलिए ये मकान मैं तेरे नाम करना चाहता हूँ। नीलम तुरंत बोली, बाबूजी मुझे मकान रुपया कुछ नहीं चाहिए, इन पर तो भैया का ही हक है। मैं नहीं चाहती कि संपत्ति की वजह से भाइयों से मेरे संबंध खराब हों। आपकी देखभाल करना तो मेरा कर्तव्य है। आजकल बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं होता। एक दिन अचानक बाबूजी का फोन आया। बोले, तुम्हारी अम्मा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, मैं उसे ऑटो रिक्शा में लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। तुम भी दामाद जी के साथ अस्पताल पहुँच जाओ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चौराहे पर उनके ऑटो रिक्शा को ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मारी और अम्मा बाबूजी किसी से कुछ कहे सुने बिना सदा के लिए सांसारिक झमेले से छुटकारा पा गए। उनकी दर्दनाक मृत्यु की खबर पाकर तीनों भाई घर पहुंचे और नीलम के गले लगकर फूट फूट कर रो लिए। नीलम ने देखा तीनों के चेहरों पर माता पिता के प्रति अपना दायित्व ना निभा सकने का पछतावा था। लेकिन अब इससे क्या फायदा। 13वीं के बाद जब वकील साहब ने बताया कि वसीयत के अनुसार ये मकान अम्मा बाबूजी की मौत के बाद शहर के प्रसिद्ध वृद्धाश्रम के पास चला जाएगा, तो तीनों भाभियां भौचक्की रह गईं। तीनों एक साथ बोली, नीलम यदि तुम चाहती तो अम्मा बाबूजी को ये मकान दान करने की बेवकूफ़ी से रोक सकती थी। इतनी अच्छी कॉलोनी में 1500 गज पर बना इतना खुला मकान दान करना सरासर पागलपन है। ये सुनकर नीलम के अंदर छिपा आक्रोश फूट पड़ा। उसने जवाब दिया, जब अम्मा बाबूजी जीवित थे तब आप तीनों में से एक भी कुछ दिनों के लिए भी उनके साथ रहने को तैयार नहीं थे। वे ये हसरत लिए इस दुनिया से चले गए कि कभी तो कोई बहू कुछ दिनों के लिए ही सही उनके साथ रहे, उनके सुख दुख बांटे। और बड़ी भाभी अम्मा तो कह रही थी कि आपका इस मकान में रहने से दम घुटता है। आप लोगों के इस नेक ख्याल को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने इस मकान को वृद्धाश्रम के लिए दान में दे दिया। नीलम के कटु सत्य के सामने भाभियों की जुबान को ताला सा लग गया।
तीनों भाई भाभी वापस लौट गए। कितनी पीड़ादायक स्थिति थी। अम्मा बाबूजी के देहांत के बाद नीलम का मायके की तरफ से ऐसा कोई व्यक्ति ना था जिसके साथ वह अपने जीवन के सुख दुख बांट सके। यूं उसके पति उसका बहुत ख्याल रखते थे, उसे किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने देते थे। एक प्यारी सी बेटी भी थी उसकी, लेकिन फिर भी वह अक्सर सोचती कि काश भगवान ने उसे एक बहन दी होती जिससे वह अपने मन की बातें कह सकती। भविष्य में उसकी बेटी की स्थिति भी उसकी तरह ना हो जाए, इसलिए नीलम अपनी दूसरी संतान भी बेटी ही चाहती थी और आज उसकी ये इच्छा पूरी हो गई थी। पुरानी बातें याद करते हुए नीलम की आंखों से न जाने कब से आंसू बहते ही जा रहे थे। तभी नर्स की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। वह नीलम की तरफ इशारा करके दूसरी नर्स से कह रही थी, इस बेचारी को दूसरी बेटी हो गई, देखो तो कैसे रो रही है। नर्स की बात सुनकर नीलम मुस्कुरा उठी। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।